हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इस तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है कुछ क्वेश्चंस लैग्रेंजेस इक्वेशन के ऊपर। तो लिखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है, सेट अप द लैग्रेंजियन set up the Lagrangian for a simple pendulum and obtain an equation describing the motion, an equation describing the मोशन। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको पहले लैग्रेंजियन की वैल्यू निकालना है ना। एल जो होता है टी माइनस वी, जहां पे टी होता है काइनेटिक एनर्जी, बी होता है पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो आपको यहाँ पे पहले एल की वैल्यू निकालना है और फिर उसके बाद आपको इक्वेशन निकालना है इस मोशन के लिए। किसके मोशन के लिए? एक सिंपल पेंडुलम के मोशन के लिए। सिंपल पेंडुलम याद है हम क्या करते थे, एक एंड को आप टाई करके रखते थे एक पॉइंट से, और सपोज कीजिए आपने एक स्ट्रिंग के एक एंड को फिक्स करके रखा है, दूसरी एंड पे आपने एक बॉब अटैच करके रखा है मास m का। फिर उसके बाद ये मूवमेंट करना शुरू करेगा। सपोज ये यहां पे आ रहा है, ये वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं ए हो गया, और ये वाला पॉइंट हो गया ओ बी। तो ये वर्टिकल के साथ जब भी आपका पेंडुलम मूव करता है तो क्या करता है, कुछ ना कुछ एंगल बनाता है। वो एंगल को हम क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ पे मुझे एक ही कोऑर्डिनेट ऐसा चाहिए जिससे मैं पूरे मोशन को डिस्क्राइब कर सकता हूँ। ये पेंडुलम अगर मूव कर रहा है, पेंडुलम के मूवमेंट के वक्त यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वर्टिकल लाइन के साथ वो पेंडुलम हमेशा क्या बना रहा है, कुछ न कुछ एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे थीटा को मैं क्या ट्रीट कर सकता हूं, एज एन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है और ये थीटा मुझे एग्जैक्ट पोजीशन दे देगा कि मेरा बॉब किस तरीके से मूव कर रहा है, दे देगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपने पेंडुलम लिया है, तो पेंडुलम लेने के लिए आपको एक बॉब लगेगा। वो बॉब का मास में ले लेता हूं m, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ले लेता हूं l। तो आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, consider a simple pendulum of length L and mass of bob M। लेंगे ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। Let O be the fixed पॉइंट, यानी वो एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे मेरे पेंडुलम को फिक्स करके रखूंगा, और जो दूसरा एंड है वो क्या करेगा, मूव करेगा। मैं यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसको लूंगा, थीटा को। थीटा क्या है, एंगल जो बन रहा है मेरा ओ बी का, किसके साथ, एक वर्टिकल लाइन ओ ए के साथ। तो आप लिखेंगे चूज द एंगल थीटा with the string of pendulum OB mixed with the vertical OA as generalized coordinate। यानी हम लोग हमेशा जनरलाइज कोऑर्डिनेट को Q से डिनोट करते थे, Q1, Q2, QK, QN करते थे। तो यहाँ पे मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसको ले रहा हूं, थीटा को। तो क्यू के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास थीटा आ जाएगा। तो जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसको लेना है, जो आपके मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर सके। हमने लिखा था ना मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट जो हमको इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट लगते हैं किसी भी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, जनरलाइज
कोऑर्डिनेट, और मैंने यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट किसको लिया हूं, वो एंगल जो स्ट्रिंग ऑफ पेंडुलम बनाएगा, किसके साथ, वर्टिकल लाइन ओ ए के साथ बनाएंगे। उम्मीद है यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अब हम क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो चीजें निकालना पड़ेगा। लैग्रेंजियन निकालने के लिए मुझे दो चीजें लगती है, एक लगती है काइनेटिक एनर्जी, दूसरी लगती है पोटेंशियल एनर्जी लगती है। तो चलिए अब हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है पढ़े नहीं वाली चीज। अब हमें यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी किस तरीके से निकाल सकता हूँ, मुझे वेलोसिटी निकालने के लिए क्या पता है कि फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, होता है पढ़े वाला रिलेशन आप लोगों ने। जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी होती है उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, v इक्वल होता है आर ओमेगा से। आर क्या होता है, जो भी आपका रेडियस होता है जिसके अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पे वो रेडियस की वैल्यू कैसे इक्वल है, एल से, तो v की वैल्यू कैसे इक्वल आएंगी, एल ओमेगा से। और ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा डॉट होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, v इज इक्वल टू एल थीटा डॉट लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है, तो आप लिखेंगे नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम इज, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी टी से दिखाते थे, होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर होता है, जहां पे आपको क्या मिलेगा, हाफ ऑफ एम। वेलोसिटी की वैल्यू क्या होता है, वी के बीच का रिलेशन हमने पढ़ा था आर ओमेगा। आर होता है जो भी रेडियस है मोशन के लिए, यहाँ पे रेडियस देखो, बॉब ओ फिक्स पॉइंट है, बॉब मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेडियस है वो कैसे इक्वल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, तो उसकी वैल्यू आ जाएंगी एल इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा डॉट। डायरेक्ट लिख दू ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। और ये वेलोसिटी का क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था। कैसा लिखा, सबको समझ में आया, इजी है टॉपिक। यहाँ पे आपको अगर याद नहीं रहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, v की वैल्यू इक्वल होती है r ओमेगा से, यानी v इक्वल हो जाएगा r क्या है यहाँ पे l, ओमेगा क्या होता है d थीटा बाय dt, दैट इज v की वैल्यू आ जाएंगी l थीटा डॉट से इक्वल आएगा। तो बताइए क्या मिल गया आपको यहाँ से, टोटल काइनेटिक एनर्जी ये आ जाएगा हाफ ऑफ m, l का स्क्वायर l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास क्या है की वैल्यू, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब मुझे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन सिस्टम के लिए। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किस पे डिपेंड करती है, उसकी हाइट पे करती है। तब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक रेफरेंस लाइन लेना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे पता है ओ जो पॉइंट है ये क्या है, फिक्स पॉइंट है, तो मैं ओ को ले लूंगा एज अ रेफरेंस लाइन, ले लेंगे। ओ को मैंने क्या ले लिया, एज अ रेफरेंस लाइन। समझ में आया, तो आप लिखेंगे लेट ओ बी द रेफरेंस लाइन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं। अभी देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं ये मेरा हाथ जो है ये मैं रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूं, तो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर मैं जब भी मेरे पार्टिकल को रखूंगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएंगी, जीरो आ जाएंगी। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट से ऊपर इसको रखूंगा तो सीधी सी बात है, फिर इस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी जो डिपेंड करेंगी इसकी हाइट पे रहेगा। यानी हम ये जो रेफरेंस लाइन रहते हैं ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या अज्यूम करते हैं, जीरो। और अगर यही मैं अपने पेन को इस रेफरेंस लाइन के नीचे रखूंगा तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे रहेंगी, नेगेटिव। ऊपर रहेंगी तो पॉजिटिव, नीचे रहेंगी तो नेगेटिव। अभी मेरा पार्टिकल कहां पे है, पॉइंट बी पे है। पॉइंट बी पे अगर मेरा पार्टिकल है तो ओ से लेके सी तक ये हो जाएगा मेरा वर्टिकल डिस्टेंस, किसका, पॉइंट बी का, जहां पे मेरा अभी मास
प्रेजेंट है, किसके अकॉर्डिंग, पॉइंट ओ के अकॉर्डिंग रहेगा। ये चीज आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आया तो आप लिखेंगे देयरफॉर vertical distance of mass m from this रेफरेंस लाइन, ये कैसे इक्वल हो जाएगा, ओ से लेके सी तक के डिस्टेंस तक। और बताइए ओ सी की वैल्यू क्या होंगी। यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल दिख रहा है आपको थीटा, तो ओ सी ये कौन सा साइड है इसका, ये है एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होता है, कॉस होता है, तो आ जाएगा हाइपोटेनस यानी एल इंटू कॉस ऑफ एंगल, तो ये आ जाएगा इक्वल टू एल कॉस थीटा आ जाएगा। तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं क्या, आराम से निकाल सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लिखो, या तो ऑफ द मास m लिखो, ठीक है। आप दोनों चीज लिख सकते हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी लिख सकते हैं, या तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m भी लिख सकते हैं। बताइए कैसे इक्वल आ जाएगा, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh होता है, तो v की वैल्यू इक्वल आ जाएंगे कैसे, mg, यहाँ पे जो हाइट है कितनी दी हुई है, l cos थीटा। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखिए, रेफरेंस लाइन के ये वाला पॉइंट नीचे है कि ऊपर है, नीचे है। ऊपर रहता तो हम पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव लेते, यहाँ पे क्योंकि वो नीचे है हम पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लेंगे। उम्मीद है समझा होगा, उम्मीद है यहां तक तो किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये हो गया हमारे पास v की वैल्यू, ये हो गया हमारे पास t की वैल्यू। देयरफॉर या तो लिखो वी नो दैट, वी नो दैट क्या पता है आपको, द लैग्रेंजियन इज क्या रहता है, L इज इक्वल टू टी माइनस बी, तो आ जाएगा t जो है हाफ ऑफ m l स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस v, v की वैल्यू क्या है, माइनस एम जी एल कॉस थीटा। तो बताइए यहां से मुझे l की वैल्यू क्या मिल जाएंगी, l मिल जाएगा हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एम जी एल कॉस थीटा। आ गया, एक बार आपको लैग्रेंजियन मिल गया तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए कुछ भी दिक्कत होंगी क्या, नहीं, आपको सिर्फ लैग्रेंजियन इक्वेशन यूज करना है। तो आप लिखेंगे यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन, यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन ऑफ मोशन, या ऐसा क्या रहती है लैग्रेंजेस इक्वेशन, वो रहती है डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू इज इक्वल टू 0 रहती, जहां पे क्यू के क्या डिनोट कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है हमारे लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्यू के जगह कौन है, थीटा है। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी, डी बाय डी टी डेल एल बाय डेल क्यू के जगह क्या आ जाएगा, थीटा, उसका डॉट माइनस डेल एल बाय डेल क्यू के जगह क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0। इजी है, समझा पक्के में, उम्मीद है यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। पहले मैं क्या निकालूंगा, डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, यानी इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा डॉट। तो देखो हाफ ऑफ एम एल स्क्वायर कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 टाइम्स थीटा डॉट। याद रखिएगा आप थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं पार्शियली,
तो बाकी जितनी टर्म है सब कैसे ट्रीट होंगे, एज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। ये टू कैंसिल, तो क्या है यहाँ से वैल्यू, ml स्क्वायर थीटा डॉट, फिर क्या करना है, इस वैल्यू को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो d बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल थीटा डॉट निकालेंगे, तो आ जाएगा d बाय डी टी ऑफ ml स्क्वायर थीटा डॉट, ml स्क्वायर कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाद, थीटा डॉट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा थीटा डबल डॉट। याद है ना, थीटा डॉट का मतलब क्या होता है, डी थीटा बाय डी टी। थीटा डबल डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक सबको समझ गया। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन नंबर 2। एक और चीज चाहिए मुझे, क्या चाहिए, डेल एल बाय डेल थीटा। तो ऑल्सो डेल एल बाय डेल थीटा क्या मिल जाएगा, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये पूरी वैल्यू आ गई कांस्टेंट, क्योंकि आप पार्शियली डिफरेंशिएट करें, सब वैल्यू कांस्टेंट ट्रीट होंगी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। mgl कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बस अब इसे कर दीजिए सब्स्टिट्यूट। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। बताइए क्या मिलेगा, d बाई डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल थीटा डॉट, क्या आ रही है वैल्यू, ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट, फिर कौन सा साइन है, माइनस, डेल एल बाय डेल थीटा क्या आ रही है वैल्यू, माइनस mgl साइन थीटा इज इक्वल टू 0। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर उधर जाएगा तो माइनस, तो आ जाएगा ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mgl साइन थीटा। मुझे थीटा डबल डॉट की वैल्यू चाहिए, तो क्या मिल जाएगा, माइनस mgl साइन थीटा। यहाँ पे ml स्क्वायर मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, एक m एक m एक l एक l कैंसिल, तो थीटा डबल डॉट क्या ही वैल्यू आपके पास, माइनस जी साइन थीटा बाय एल। और आप अगर याद करें तो यही होती है हमारे लिए इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम होती है। यहाँ पे याद होगा आपको, हम लिखते थे इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा की जगह हम थीटा डाल सकते, तो उस केस में आएगा माइनस जी थीटा बाय एल। और इन जनरल ये रहती है आपकी स्टार्टिंग, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आप पूरा अच्छे से लिखना, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आ गया, इजी है, समझा सबको। तो देखिए कंसेप्ट बहुत आसान है, क्या करना है हमें यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना है पूरे सिस्टम के लिए। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम में हमारे पास सिर्फ एक बॉब है जो अटैच है एक स्ट्रिंग से जिसकी लेंथ है एल, और वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जब वो मूव कर रहा है तो किसी न किसी तरीके का एंगल बनाएगा। तो हमने ले लिया रेफरेंस लाइन OA। OA एक ऐसी लाइन है जो वर्टिकल है, जब भी ये मूव करेगा तो क्या करेगा, वर्टिकल के साथ कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। वो एंगल क्या ले लिया, थीटा। तो अगर मुझे थीटा पता है तो मैं किसी के भी कोऑर्डिनेट निकाल सकता, तो थीटा हो जाएगा मेरे लिए मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट, क्योंकि थीटा से मैं एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूं मेरा पेंडुलम कहां पे उसकी। तो वो हो गया मेरे लिए मेरा जनरलाइज कोऑर्डिनेट। जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिल गया, तो आपको दो चीजें निकालना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम कैसे निकालेंगे, इसको डिनोट करते हैं टी। टी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे देखिए, जब ये इस तरीके से मूव कर रहा है हमारा पेंडुलम, तो यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलर टाइप का पाथ बनते जा रहा है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, v इक्वल होता है r ओमेगा से, होता है। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा होता है डी थीटा बाय डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ऊपर क्या डाल देते हैं, एक डॉट डाल देते हैं। और यहाँ पे रेडियस जो है वो कैसे इक्वल है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से। वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की जगह आ गया एल थीटा डॉट, तो मुझे मिल गई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे हमेशा एक रेफरेंस लाइन पता होनी चाहिए, जहां पे मैं मान के चलूंगा कि मेरी पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएंगी,
0 आएंगी। तो मैंने यहाँ पे रेफरेंस लाइन कौन सी लिया, वो फिक्स पॉइंट जो चेंज नहीं होने वाला। भाई मैंने धागे को पॉइंट ओ पे बांध के रखा, पेंडुलम कहीं पे भी हल ले, ये पॉइंट ओ चेंज होने वाला है क्या, नहीं। तो मेरा ये जो फिक्स पॉइंट था मैंने उसी को क्या ले लिया हूं, रेफरेंस लाइन ले लिया। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं क्या मानूंगा, 0 मानूंगा। तो इसके ऊपर जितनी हाइट में जाएगा पॉजिटिव एनर्जी प्लस mgh रहेगा, इसके नीचे जितनी हाइट में जाएगा पोटेंशियल एनर्जी माइनस mgh रहेगा। तो मुझे यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस पता होना चाहिए रेफरेंस लाइन से। तो मैंने क्या किया, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, किस पे, सी पे किया। ये पॉइंट सी मुझे देगा कि ओ से कितना वर्टिकली नीचे है मेरा पॉइंट सी। कैसे निकालूंगा, ओ सी, ये है एडजेसेंट साइड ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी, और थीटा का पड़ोसी है ये, थीटा का पड़ोसी है मतलब कॉस आएगा, सामने होता तो साइन आता। जैसे ए बी की वैल्यू निकालता तो क्या आता, एल साइन थीटा आता। याद रखना, पड़ोसी रहा तो कॉस, दूर का रिश्तेदार रहा तो साइन। आ गया। और यहाँ पे आपको एल डालना पड़ता है, क्यों, जो भी हाइपोटेनस वाली वैल्यू रही उसी की वैल्यू को आप यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मैं cos थीटा की वैल्यू लूंगा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट यानी OC अपॉन हाइपोटेनस यानी OB। तो OC की वैल्यू क्या आएंगी, OB इंटू कॉस थीटा, OB की वैल्यू क्या है, L, तो आ जाएगा L cos थीटा आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा यहाँ तक। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी का ऐसे इक्वल हो जाएगा माइनस mgh से। माइनस क्यों, क्योंकि आपका रेफरेंस लाइन के नीचे आ रहा है और हाइट कितनी दी हुई है, L cos थीटा दी हुई है। सब्स्टिट्यूट कर दिए तो मुझे क्या मिल गया, लैग्रेंजियन मिल गया। याद रखिएगा लैग्रेंजियन की आपको अलग अलग वैल्यूज मिल सकती है, डिपेंड करेगा कि आपने पोटेंशियल एनर्जी कहां पे लिया है, रेफरेंस लाइन कहां पे लिया है। लेकिन फाइनल आंसर जो होता है वो आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट लो, फाइनल आंसर हमेशा क्या आता है, सेम। फिर हमने लैग्रेंजेस इक्वेशन यूज किया, क्या रहता है, डी अपॉन डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल क्यू के माइनस डेल एल बाय डेल क्यू के इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे क्यू के क्या रिप्रेजेंट करता है, जनरलाइज कोऑर्डिनेट। यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया हूँ, थीटा, तो क्यू के की जगह आ गया थीटा। तो जहाँ पे क्यू के का डॉट था वहां पे आ गया थीटा का डॉट, जहाँ पे क्यू के था वहां पे आ गया क्यू के। फिर तो क्या था, बस डिफ्रेंशिएट किया और ये मिल गया हमें हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा, कुछ भी हार्ड नहीं है टॉपिक, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर रखना है। देखिए अब जैसे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। obtain the equation of motion, obtain the equation of motion of two unequal masses connected together by an inextensible string, which passes over a smooth pulley, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, वो हमें कह रहा है आपको दो अनइक्वल मासेस दिए हुए हैं, यानी दोनों जो मासेस है उनका वेट अलग है, मास अलग है। उनको आपने एक स्ट्रिंग से बांध के रखा है और वो पास हो रहे हैं एक स्मूथ पुली के ऊपर से। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के समझाना चाहूं तो यहाँ पे मैंने एक पुली को बांध के रखा हूं, पकड़ लीजिए, पुली अटैच्ड है यहाँ पे, और इस पुली के ऊपर से
दो मासेस अटैच्ड है। पहला मास है m1, दूसरा मास है m2। ये दोनों के दोनों मास पास हो रहे किसके ऊपर से? एक स्मूथ पुली के ऊपर से। ठीक है, अब जब भी वर्ड स्मूथ यूज हो जाए तो याद रखना वो बात कर रहा है फ्रिक्शनलेस सरफेस की। ठीक है, स्मूथ जब भी कह दे तो आपको याद रखना वहां पे क्या हो रहा है? स्मूथ है, यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस सरफेस है मतलब आप ये समझ के चलिए कि अगर आपके घर में नीचे तेल गिरा हुआ है, आप उसके ऊपर चलने जाएंगे तो क्या होगा? आपका पैर फिसल जाएगा और आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सरफेस कैसा हो जा रहा है? स्मूथ हो जा रहा है। ठीक है, वो भी एग्जैक्ट स्मूथ नहीं है, वहां पे भी थोड़ा सा फ्रिक्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी आप गिरते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो उतना रफ नहीं रहा, वो इतना फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। जब भी हम यहाँ पे, जब भी आप किसी भी मैच में आपको स्मूथ वर्ड दिख जाए तो आपको ये चीज याद रखना है वहां पे बिल्कुल फ्रिक्शन नहीं है, मतलब आप उसके ऊपर आए कि फिसल के गिरे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये पुली गोल गोल घूमेंगी क्या? नहीं, आपने यहाँ पे स्मूथ पुली लिया हुआ है, मतलब उसके ऊपर से रस्सी स्लाइड करके चली जाएंगी। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर ये आपकी पुली है, इसके ऊपर से रस्सी कुछ इस तरीके से जा रही है, तो यहाँ पे रस्सी ऐसे स्लिप होके नीचे आएंगी। ठीक है, यहाँ पे पुली गोल घूमेगा क्या? नहीं, यहाँ पे रस्सी फिसलते हुए नीचे आएंगे, क्योंकि सरफेस कैसा है? फ्रिक्शनलेस सरफेस। अगर यहाँ पे स्मूथ वर्ड यूज नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग वो एग्जाम्पल लेते जो आप पानी निकालते वक्त कुएं से यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वहां पे पुली अटैच करते हैं, तो जैसे ही आप पानी खींचने लगते हैं तो पुली गोल गोल घूमने लगता है ना? तो वहां पे रोटेशनल मोशन भी आता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी अलग से आएंगी, जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। यहाँ पे हमें कैसा सरफेस दिया हुआ है? स्मूथ सरफेस दिया हुआ है, यानी यहाँ पे पुली के घूमने का कोई भी मतलब हुआ क्या? नहीं, स्मूथ सरफेस है, मतलब वो जो रस्सी है वो फिसल के ऑटोमेटिकली नीचे की ओर मूव करना शुरू कर देगी। समझा? करके आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, वहां पे स्मूथ वर्ड दिया है कि नहीं दिया है, उससे इस क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है? दो मास लेना है, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं पे मास वगैरह लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कुछ भी दिया हुआ है क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंसिडर टू अनइक्वल मासेस। दो अनइक्वल मासेस ले लिया मैंने, दोनों को नाम दे देता हूं m1 एंड m2। कंसिडर टू अनइक्वल मासेस m1 एंड m2। अब ये अनइक्वल है तो इनमें से एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो मैं लिख देता हूं वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2। आ गया? ये चीज समझा? क्या लिखा मैंने? अनइक्वल मासेस है, मतलब दोनों का मास सेम नहीं है, तो एक ज्यादा होगा एक कम होगा। कौन सा ज्यादा है मुझे बताना पड़ेगा ना, तो मैंने बता दिया m1 बड़ा है m2 से, यानी m1 नीचे की ओर आएगा, m2 ऊपर की ओर आएगा। ये चीज समझ में आया? जो ज्यादा वजन है वो नीचे की ओर आएगा। तो चलिए, आपने लिखा कंसिडर टू अनइक्वल मासेस m1 एंड m2 वेयर m1 इज ग्रेटर देन m2 अटैच या कनेक्टेड टुगेदर, connected together by an inextensible string, उसकी लेंथ बता दो, of length L which passes over a smooth, that is, which passes over a smooth, that is frictionless pulley। ये चीज समझ में आया? मैंने क्या लिखा? मैं बता रहा हूं कि वो पास हो रहा है एक स्मूथ पुली के ऊपर से। स्मूथ करके कैसा होगा? फ्रिक्शनलेस होगा, यानी यहाँ पे जो धागा है वो फिसल के नीचे आने वाला है, पुली को गोल घुमा के आने वाला है क्या? नहीं। ये चीज समझ गई सबको? अब मुझे यहाँ पे चाहिए कुछ ना कुछ जनरलाइज कोऑर्डिनेट। अब मैं जनरलाइज कोऑर्डिनेट कैसे लूंगा? यहाँ पे क्या मोशन हो रहा है? मैंने m1 मास और m2 मास एक धग्गे से बांध के रखा हूं, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है एक धागे के थ्रू, है।
अब मैं जैसे इन्हें छोड़ूंगा तो क्या होगा, मास m नीचे आएगा, मास 2 ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे एक नीचे जाने वाला मोशन हो रहा है, एक ऊपर जाने वाला मोशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, ये सेंटर ऑफ पुली को मान लूंगा रेफरेंस लाइन। ठीक है, तो मैंने सेंटर ऑफ पुली को ले लिया हूं रेफरेंस लाइन, इसको नाम देता हूं सी। इस सेंटर ऑफ पुली से लेके मैं इस मास m1 तक की लेंथ को ले लेता हूं x। क्या किया मैंने, सेंटर ऑफ पुली से इस मास m1 तक की लेंथ को मैंने क्या ले लिया हूं, x ले लिया हूं। अब देखिए यहां पे एक ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली लिखो यहां पे। ठीक है, ओवर अ स्मॉल, हाँ तो चलिए यहाँ पे क्या है वो, विच पासेस ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली। ठीक है, तो यहाँ पे वाला वर्ड डाल दीजिए, ओवर अ स्मॉल स्मूथ पुली। अब यहाँ पे स्मॉल वर्ड दिया रहे चाहे नहीं दिया रहे, आपको एक चीज याद रखना है, हम लोग हमेशा पुली की जो ये लेंथ रहता है, डायमीटर रहता है, उसको बहुत छोटा लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेंथ रहेगा, अगर हमने इसे x लिया है कि ये m1 तक का जो ये लेंथ है, इसको मैंने क्या लिया हूं, x लिया हूं, तो ये जो बचा हुआ लेंथ रहेगा ये हमेशा क्या आएगा, l माइनस एक्स आएगा। समझ में आया, क्यू एल माइनस एक्स आएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये किस पे डिपेंड करेगा, एक तो पहली वो लेंथ जो मास m1 को अटैच है, दूसरी वो लेंथ जो मास m2 को अटैच है। ये जो पुली के ऊपर से जो थोड़ा सा जा रहा है उसको हम कैसा लेते हैं, निग्लिजिबल लेते हैं। तो ये जो टोटल लेंथ है ये मुझे पता है कितनी है, l है। मुझे पता है कि ये जो m1 मास है इसके तरफ जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी है, x है। तो m2 के तरफ जो लेंथ है वो कितनी आएंगी, यहाँ पे प्लस एक्स, इधर गया तो माइनस एक्स आएंगी, l माइनस एक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब यही चीज आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आप लिखेंगे लेट x बी द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ mass m1 from center of given पुली। तो मैंने क्या बोला, x ये वर्टिकल डिस्टेंस हो गया किसका, मास m1 का, कहां से, सेंटर ऑफ हमारे गिवन पुली से। तो हमारा जो l माइनस एक्स रहेगा ये क्या रहेगा, वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ मास m2 फ्रॉम सेंटर ऑफ दिस पुली। तो आप लिखेंगे देयरफॉर l minus x will be the vertical distance of mass m2 from center of given put। ये चीज समझ में आ गया, यहां तक किसी को भी कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब आप एक चीज देखो, जैसे ही आप ये मास को छोड़ेंगे क्या होगा, ये जो m1 है ये नीचे आएगा, m2 ऊपर जाएगा। तो क्या चेंज हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे x की वैल्यू पता है तो ये पूरा जो सिस्टम किस तरीके से मूव कर रहा है मैं वो निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं। तो x मेरे लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे क्लियरली here x is जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट। x क्यू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, समझ में आया ना। क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है। x की वैल्यू अगर आपको पता है आप बता सकते हैं m1 कितना नीचे आया, और x की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप ये भी बता सकते हैं कि l माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, कि l तो फिक्स्ड है, x चेंज होते जाएगा, x जैसे जैसे चेंज होते जाएगा आप हर एक एग्जैक्ट मोशन, हर एक कोऑर्डिनेट आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x हमारे लिए क्या हो गया, यहाँ पे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट हो गया। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब फिर से हमें दो चीजें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पे हमारा जो ये सिस्टम है इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो आप लिखेंगे नाउ काइनेटिक एनर्जी।
ऑफ मास m1 क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ m v का आएगा। ये चीज पता है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। मास क्या है हमारे पास, m1, और क्या आएगा, v का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ x रहेगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू, या तो मैं पहले वेलोसिटी निकाल के बताता हूँ आपको, अलग से निकाल के बताता हूं ताकि आप जब बाद में पढ़े तो आपको कंफ्यूजन ना हो ना। वेलोसिटी ऑफ मास m1, इसको मैं डिनोट कर दूंगा v1 से। ये क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे कौन चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो dx बाय dt, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x डॉट लिख सकता हूं। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ मास m2, इसको मैं डिनोट कर देता हूं v2 से। ये क्या रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो क्या चेंज होंगी वैल्यू, m2 के लिए l माइनस एक्स की वैल्यू चेंज होगी। जैसे आपके लिए वेलोसिटी निकालने के लिए m1 के लिए क्या चेंज हो रहा था, x चेंज हो रहा था। m2 के लिए क्या चेंज होगा, l माइनस एक्स चेंज होगा। यहाँ पे आ जाएगा d अपॉन डी टी ऑफ l माइनस एक्स। l कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस dx अपॉन dt। तो क्या मिला, 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको माइनस में वैल्यू आ जाएंगी, तो 0 माइनस dx अपॉन dt को मैं लिख सकता हूं x डॉट। तो इसकी वैल्यू क्या आई, माइनस x डॉट। तो मैंने दोनों की वेलोसिटी अलग अलग आपको निकाल के दिखा दिया। आप चाहो तो डायरेक्टली जब काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं तभी इसे निकाल सकते हो, या तो फिर अगर गलती होने की चांसेस आपको लग रही है तो जैसे मैंने यहाँ पे अलग से निकाला, आप भी अलग से निकालिए, फिर काइनेटिक एनर्जी में इसको सब्स्टिट्यूट कीजिएगा। तब आप लिखेंगे नाउ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, क्या आ जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी। ये किससे इक्वल आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m1 प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m2, क्योंकि दोनों मूव कर रहे हैं तो दोनों में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पहले वाले के लिए वेलोसिटी है v1, मास है m1। फिर काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए मास है m2, वेलोसिटी है v2। तो क्या मिलेगा आपको, हाफ ऑफ m1, v1 की वैल्यू क्या है x डॉट, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ m2, दूसरे वाले के लिए वेलोसिटी क्या है माइनस एक्स डॉट, उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर। ऐसा माइनस एक्स डॉट दूसरे वाले के लिए, एक्स डॉट पहले वाले के लिए आ गया। तो चलिए यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या आपको, हाफ ऑफ एक्स डॉट का स्क्वायर सेम, तो अभी को ऐसा लिख देते हैं मुझे, देयरफॉर t इज इक्वल टू, हाफ को कॉमन ले लेता हूं, यहाँ पे आ जाएगा m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर। समझा ना क्या किया, यहाँ पे हाफ ऑफ m1, एक्स डॉट का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट स्क्वायर, प्लस हाफ ऑफ m2 माइनस का स्क्वायर प्लस एक्स डॉट का स्क्वायर, एक्स डॉट स्क्वायर, सामने से हाफ और पीछे से एक्स डॉट के स्क्वायर को मैंने ले लिया बाहर। तो ये मिल गई मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गिवन सिस्टम मिल गई। एक बार काइनेटिक एनर्जी मिल गई, अब क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मुझे पता होना चाहिए, एक रेफरेंस पॉइंट पता होना चाहिए। वो रेफरेंस पॉइंट किसको ले लेंगे, बहुत आसान है, सेंटर ऑफ पुली को ले लो। तो आप लिखेंगे लेट center of pulley be the reference line where the
पोटेंशियल एनर्जी इज सी। तो मैं क्या ले रहा हूं, सेंटर ऑफ पुली एक ऐसा पॉइंट रहेगा जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेंगी, 0 रहेगी। तो चलो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की निकाल लेते हैं। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m1, इसको मैं डिनोट कर दूंगा v1 से। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता, mgh। अब आप बताइए ये कितने हाइट पे है, यहाँ पे x की हाइट पे है ना, m1 कितने वर्टिकल डिस्टेंस पे है, x पे, तो यहाँ पे आ जाएगा mgx। लेकिन ये जो x है, ये आपका जो डिस्टेंस है वो रेफरेंस लाइन के नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है, नीचे की ओर है। नीचे की ओर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी काय में आएंगी, माइनस आएगी, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m2, और यहाँ पे मास m1 है तो यहाँ पे आ जाएगा m1gh आएगा, तो आ गया m1gx आ गया। इसको हम काय से डिनोट कर देंगे, v2 से डिनोट कर देंगे। ये भी काय से इक्वल रहेगा, ये भी नीचे की ओर आएगा माइनस, मास कितना है m2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और फिर आएगा h, कितना नीचे है, ये कितना है l माइनस x, इतना नीचे है l माइनस x आ गया। तो आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। तो आप लेंगे देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, देयरफॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, पोटेंशियल एनर्जी को कैसे दिखा दूंगा, v से, वो इक्वल रहेगा v1 प्लस v2 से, कैपिटल v है ठीक है ना। v1 क्या है वैल्यू, माइनस m1gx, v2 क्या है वैल्यू, माइनस m2g l माइनस x। तो अब मेरे पास v है, मेरे पास t है, तो मैं लैग्रेंजियन निकाल सकता हूं, क्या निकाल सकता हूं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट the Lagrangian is L is equals to T minus V। तो आ जाएगा T क्या है, हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस v क्या है, माइनस m1gx माइनस m2g l माइनस एक्स। ब्रैकेट होगा ओपन, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा आउटपुट, प्लस। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर एल की वैल्यू आ जाएंगी हाफ ऑफ m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस m1gx माइनस इंटू माइनस प्लस m2g l माइनस x आ गया। एक बार ये आपको मिल गया, बस अब क्या करना है आपको निकाल लेना है लैग्रेंजेस इक्वेशन। तो यूजिंग लैग्रेंजेस इक्वेशन, क्या रहती है लैग्रेंजेस इक्वेशन, d अपॉन dt ऑफ डेल l डिवाइड बाय डेल q के डॉट माइनस डेल l डिवाइड बाय डेल q के इज इक्वल टू 0, जहां पे q के क्या होता है जनरलाइज कोऑर्डिनेट, यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन है x। तो बताइए क्या बनेगी इक्वेशन, d अपॉन dt ऑफ डेल l डिवाइड बाय डेल x का डॉट माइनस डेल l डिवाइड बाय डेल x इज इक्वल टू 0। आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए, सबसे पहली चीज हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे डेल l डिवाइड बाय डेल x का डॉट, यानी आपको इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x डॉट। तो ये पूरी वैल्यू तो कांस्टेंट होगी, इनका डेरिवेटिव
0। तो हाफ ऑफ m1 प्लस m2 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। x डॉट स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 टाइम्स x डॉट, क्योंकि आप x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो सिर्फ आएगा 2 टाइम्स x डॉट। 2 2 हो जाएगा कैंसल, तो क्या बचा यहाँ पे m1 प्लस m2 x बचा, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद इस वैल्यू का आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आप लिखेंगे d अपॉन dt ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, क्या आ जाएंगी वैल्यू d अपॉन dt ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डॉट, क्या आया वैल्यू m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट आएगा। m1 प्लस m2 कॉन्स्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। x डॉट का डेरिवेटिव फिर से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, x डॉट बता रहा है कि पहले ही वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट हो चुका है, फिर से विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो x के ऊपर कितने डॉट आ जाएंगे, डबल डॉट आ जाएंगे। तो पहली टर्म निकल गई हमारी, अब बारी है दूसरी टर्म निकालने की। चलिए वो भी निकालते हैं। क्या निकालना है नेक्स्ट मुझे, ऑल्सो डेल एल बाय डेल एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करो पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की टर्म ये दो टर्म्स में, तो इसके लिए तो डेरिवेटिव आ जाएगा 0, लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। तो m1g कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 0, सॉरी x का डेरिवेटिव 1, तो आ जाएगा m1g, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1, प्लस m2g कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, l कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, माइनस x की वैल्यू, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा। समझा यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली कर रहे मतलब बाकी पूरी चीजों का आपको देखना है एज अ कांस्टेंट। तो m1g x था, तो m1g कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव आएगा 1, m2g कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, l का डेरिवेटिव 0, माइनस x का विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो क्या मिला मुझे यहाँ से m1g, 0 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, माइनस m2g, g को कॉमन ले सकते हैं तो आएगा m1 माइनस m2 टाइम्स आ गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल जाएंगे आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 बताइए क्या मिलेगा, d अपॉन dt ऑफ डेल एक्स बाय डेल एक्स डॉट, क्या है वैल्यू m1 प्लस m2 x डबल डॉट, फिर कौन सा साइन है माइनस, डेल एल बाय डेल एक्स, डेल एल बाय डेल एक्स क्या है वैल्यू m1 माइनस m2, ये वाली वैल्यू काय से इक्वल आएंगी 0 से, यहाँ पे वाली वैल्यू नेगेटिव, उधर जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो क्या मिलेगा मुझे m1 प्लस m2 x डबल डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 जी, समझा। यहाँ पे वाली वैल्यू नेगेटिव थी, उधर जाएंगी तो पॉजिटिव हो जाएंगी। मुझे x डबल डॉट की वैल्यू चाहिए तो मिल जाएगा x डबल डॉट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है ऊपर m1 माइनस m2g, और यहाँ पे m1 प्लस m2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवीजन, और यही इक्वेशन आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना था। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप लिखेंगे विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, which is the required equation of motion। तो आज हमने जो क्वेश्चन किया वो किसके ऊपर था, स्मूथ पुली के ऊपर। कल के लेक्चर में हम देखेंगे अगर वो स्मूथ वर्ड हटा दे तो हम क्वेश्चन में क्या चेंजेस करेंगे। उम्मीद है आज का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा होगा लैग्रेंजेस इक्वेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, तो आपको ये वाला टॉपिक लाइटली नहीं लेना, अच्छे से पढ़ना है। जो जो क्वेश्चन मैं कराते जा रहा हूँ आप एक बार खुद से देखिए, पूरा लेक्चर देखिए, रफ नोट्स बनाइए, फिर उसे उसी दिन फेयर भी कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कैसे लेके जाना है अप्रोच, कैसे आंसर को फ्रेम करना है, ये सब करना आना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा।
अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।